हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, यूनिट 7 प्री, जिसमें हम विज्ञान एवं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आज ही की क्लास में ये वाला टॉपिक हम फिनिश करेंगे। तो इस प्रकार से यूनिट 7 के अपना जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड पोर्शन है, ये फिनिश हो जाएगा आज के लेक्चर होने के बाद। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है इसरो। हालांकि इसरो को हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम उपग्रह प्रक्षेपण यान पढ़ रहे थे। आज हम वैज्ञानिक संस्थानों के रूप में इनमें संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके संस्थापक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। 1972 में जब अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक जो इसरो है, वह किसके अधीन रहकर कार्य कर रहा है? अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अगर हम इसरो की बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो बैकग्राउंड में हम इनकोस्पार को देखते हैं इसरो के रूप में। इनकोस्पार क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इस समिति का उद्घाटन या स्थापना जेएल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे, 1962 में इनकोस्पार की इन्होंने नींव डाली थी। और उस समय जो इनकोस्पार है, वह परमाणु एवं ऊर्जा विभाग के अधीन रहकर कार्य करता था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन रहकर कार्य करता था। इस कमेटी का प्रमुख योगदान जो है वह विक्रम साराभाई का था, इसलिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। जो इनकोस्पार था, इसका मुख्य कार्य जो इसने किया था वह था टल्स की स्थापना, अर्थात थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि केरल में स्थित है। थुम्बा यह भारत का स्पेस पोर्ट है जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकोस्पार के बारे में ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। हालांकि इनकोस्पार इसरो के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पहले। इन अगर हम इसरो के ध्येय वाक्य की बात करते हैं, तो वह है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये हमारे इसरो का ध्येय वाक्य है। इसके अलावा अगर हम अपना इसरो के उद्देश्य देखते हैं क्या क्या है, तो प्रक्षेपण वाहन यानी जो हमारे लॉन्च व्हीकल है, प्रौद्योगिकियों और उनका डिजाइन तैयार करना, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए एवं मौसम विज्ञान के लिए जितने भी उपग्रह हैं, उनकी डिजाइन और उनका डेवलप करने का कार्य किसका है? इसरो का है। प्रक्षेपण यान, रॉकेटों का विकास भी हमारा इसरो करता है, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही इसरो का उद्देश्य है। तो ये इसरो के बारे में हमने बेसिक से पॉइंट्स देखे, और डिटेल में हम इसरो के बारे में बात कर चुके हैं। अब कुछ उपलब्धियां हम देख लेते हैं। यहाँ पर केवल हम नाम देखेंगे उन उपलब्धियों का, क्योंकि डिटेल में इन सभी इनसेट जीसेट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो उपलब्धियों में सबसे पहली उपलब्धि गिनी जाती है संचार के क्षेत्र में, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही। तो इसमें सबसे बड़ा जो क्रांति वाला युग है वो है इनसेट, अर्थात इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो कि 1982-83 में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य था टेलीविजन प्रसारण और मौसम का पूर्वानुमान। तो संचार के क्षेत्र में छोड़ा गया पहला जो सैटेलाइट है वह कौन सा है? इनसैट। इसके अलावा अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह में हम बात कर लेते हैं। 1988 में IRS-1A से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रारंभ हुआ। इनका जो उद्देश्य है वह है कृषि, जल संसाधन जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, पर्यावरण, खनिज, समुद्री संसाधन, वानिकी, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना। इसके एग्जाम्पल हैं कार्टोसैट सीरीज। तो कार्टोसैट सीरीज जो कि 2005 में प्रारंभ की गई, इसको PSLV C-37 जो लॉन्च व्हीकल है इसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। और दोस्तों, इसी PSLV C-37 ने 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे एक साथ। ऐसा कार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। इसके अलावा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह में रिसोर्ससैट, मेघा, ट्रॉपिक्स, हेसियस और सरल आदि सैटेलाइट शामिल हैं, जिनका उद्देश्य क्या है? अर्थ को ऑब्जर्व करना। इसके बाद हम देखते हैं नेविगेशन। नेविगेशन में भारत का जो गगन जो भी डेवलपिंग फेज में है, जिसका फुल फॉर्म है GPS एडिड
जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जबकि हमारा जो अभी नाविक के रूप में हम यूज करते हैं वो है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये IRNSS का फुल फॉर्म है। क्या होता है इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे हम शैक्षणिक संस्थानों में क्या उपलब्धि रही है, तो शैक्षणिक संस्थानों में इसरो ने उपलब्धियों के क्षेत्र में कुछ सैटेलाइट डेवलप किए हैं, जैसे कि कलाम सेट, जैसे प्रथम, स्वयं, सत्यभामा और जुगनू। ये सब क्या हैं? ये है एजुकेशन सैटेलाइट, ठीक है, जो कि इसरो ने डेवलप किए हैं। इसके अलावा इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं उनको हम देख लेते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। जैसे एस्ट्रोसॉट, जब हम एस्ट्रोसेट की बात करते हैं तो 28 सितंबर 2015 को ये प्रक्षेपित किया गया श्रीहरिकोटा से PSLV C30 विमान से। यह भारत का प्रथम भारतीय खगोल विज्ञान मिशन था। इसके साथ साथ हमने और अंतरिक्ष में, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान टू, चंद्रयान थ्री, आदित्य L1 मिशन, ये सब क्या है? हमारे अंतरिक्ष विज्ञान। इसमें आपको एक पॉइंट फैक्ट और याद रखना है दोस्तों, अमेजोनिया के बारे में। फरवरी 2021 की बात है, हमारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 विमान से ब्राजील का अर्थ ऑब्जर्व करने वाला जो सैटेलाइट है, इसका नाम है अमेजोनिया, यह प्रक्षेपित किया गया। तो अमेजोनिया किसका सैटेलाइट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये ब्राजील का है। तो इस प्रकार से ये उपलब्धियां हमने देखी इसरो की। अब इसरो के हम देख लेते हैं प्रमुख केंद्र। देखिए, इसरो के केंद्र मुख्यतः 6 केंद्र हैं जो वर्तमान में संचालित हैं। केंद्र में हमें ये देखना है कि कौन-कौन से इसरो के जो केंद्र हैं वो भारत में कहाँ-कहाँ स्थित हैं। तो ये मान लीजिए हमारे भारत का एक मैप हो गया। इस मैप के थ्रू हम देखने वाले हैं और फिर हम एक-एक से इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SDSC। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। SDSC का मतलब है सतीश धवन स्पेस सेंटर। हालांकि हम इनके फुल फॉर्म्स और डिटेल में इन पर चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। देहरादून में क्या स्थित है? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संवेदन केंद्र जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखें, ये दोनों अलग अलग हैं। ये है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और ये है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। क्लियर है? इसके अलावा MCF अर्थात मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये हासन कर्नाटका में और अपने MP में स्थित है। इसके अलावा केरल में VSSC अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके अलावा बंगलुरु में बात करेंगे तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर यानी LPSC UR राव। इसके अलावा LUS, ये सभी बंगलुरु में स्थित हैं। और अहमदाबाद में सैक, मुख्य सैक, इसको याद रखेंगे। तो ये मुख्य केंद्र हैं इसरो के। आइए इन सब के बारे में हम एक एक से चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की। जब हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इनकी स्थापना। स्थापना हुई 21 नवंबर 1963 को, जिसका मुख्य कार्य था रॉकेट, प्रक्षेपण यान तथा कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण, साथ ही साउंडिंग रॉकेट का निर्माण और वायुमंडलीय विज्ञान का अध्ययन करना। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का कार्य था। उपलब्धियां इसकी क्या थी? इसने PSLV, SLV, GSLV का विकास किया है। साथ में साउंडिंग रॉकेट, रोहिणी सीरीज और रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के भी निर्माण में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो है नर्न अर्थात नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। यह भारत के अंतरिक्ष विभाग के तहत कार्य करती है, एक ऑटोनोमस संस्था है। इसके अलावा इसका पुराना नाम था नेशनल मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार फैसिलिटी, जबकि 22 सितंबर 2005 से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। इसकी जो लोकेशन है वो तिरुपति गंडकी आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? तो ये नल के बारे में याद रखना है। इसका मुख्य कार्य था वायुमंडलीय परतों का अध्ययन करना। उसके बाद नेक्स्ट है LPSC। LPSC का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड प्रोपल्सन सैटेलाइट या सिस्टम सेंटर, LPSC। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1987 को। ये दो परिसरों में कार्य करता है, अर्थात एक तो तिरुवनंत के वलईमाला में और बंगलुरु कर्नाटक, और हम कह सकते हैं महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। इसके अलावा इसके हम उद्देश्य की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, फ्यूल उपलब्ध कराना लॉन्च व्हीकलों को। उपलब्धि क्या क्या है? PSLV के लिए ईंधन और विद्युत संयंत्र और GSLV के लिए द्रव चरण, जो भी हमारे स्टेजेस होते हैं लॉन्च व्हीकल में, उनको उपलब्ध करवाना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है वह है सैक। सैक का अर्थात
फुल फॉर्म क्या होगा? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। जब अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बात करते हैं तो 1972 में इसकी स्थापना हुई अहमदाबाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। इसका उद्देश्य है संचार, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन, मौसम विज्ञान और आईआरएस की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये सब किसका काम है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी सैक, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। इसके कार्य क्या क्या हैं सैक के? कार्य है नौ संचालन करना, आपदा की मॉनिटरिंग करना। उपलब्धि क्या क्या रही है इसकी? तो भारत का पहला जो प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल है उसकी डिजाइन इसने तैयार की है। इसके अलावा इनसेट जीसैट में ट्रांसपोंडर पेलोड को इसने बनाया है। ट्रांसपोंडर पेलोड क्या होते हैं? पिछली क्लास को रिवाइज करिए, उसमें मैंने आपको बताया ट्रांसपोंडर पेलोड के बारे में। इसके अलावा उपग्रहों, सिग्नल, इमेजेस, अर्थ ऑब्जर्वेशन करना, ये सारी बातें किसकी हैं? सेक की हैं, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा ये डिप्लोमा का पाठ्यक्रम का भी संचालन करता है। नेक्स्ट हमारा जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IDSN। 17 अक्टूबर 2008 को बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई और ये एंटीना की मदद प्रदान करता है। एंटीना मतलब स्पेस से जो भी डाटा या सिग्नल्स आ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर केंद्र तक पहुंचने में एंटीना की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करता है IDSN। इसके अलावा ISST अर्थात इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर, इसमें जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आंकड़ा केंद्र है 2008 में इसकी स्थापना हुई बेंगलुरु में। डाटा संग्रह का जो प्राथमिक डाटा केंद्र होता है, यानी डाटा संग्रह को, जो भी इसने डाटा कलेक्ट किया है उसको प्राथमिक डाटा केंद्र तक पहुंचाना। मान लीजिए किसी ए जो बिल्डिंग है, ए नाम की बिल्डिंग, उसने डाटा संग्रह किया, उसको बी बिल्डिंग पर पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो आप बताओगे यह कार्य होता है हमारे IDSN के द्वारा। इसके अलावा अगला है IIST अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। प्रौद्योगिकी दो बार रिपीट हुआ है, केवल याद रखना भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं संस्थान। इसकी स्थापना 14 सितंबर 2007 को हुई जी माधवन के द्वारा, जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे। यह भी अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य है। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरला में है। यह एक मानद विश्वविद्यालय है जो कि एशिया का पहला विश्वविद्यालय है जो बाह्य अंतरिक्ष अध्ययन हेतु पूरी तरह से डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में याद रखनी है हमें? ये याद रखनी है ISSD के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है वह है NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। जब हम राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा इसकी डेट पहले तो स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 2008 को हैदराबाद में। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग कर पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करना, ये NRSC का कार्य है। इसी के अंतर्गत आते हैं कार्टोसैट सीरीज, रिसोर्स सेट से प्राप्त आंकड़ों का उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। ये अलग है, ये देहरादून में है जबकि वह हैदराबाद में स्थित था। देखिए 1966 में इसकी स्थापना हुई देहरादून में, किस नाम से हुई? भारतीय फोटो निर्वाचन संस्था के नाम से। बाद में 1976 में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी के साथ इसको मिला दिया गया। 2008 में इसे इसरो के साथ मिला दिया और 2011 में इसको पुनः इसरो से पृथक कर दिया और ये स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है। इसका जो ध्येय वाक्य है वह है प्रौद्योगिकी अंतरण और प्रयुक्ता जागरूकता। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन में स्नातकोत्तर का शिक्षण प्रदान करना। इसके अलावा एजुसेट जो कार्यक्रम है उसकी भी पहल किसके द्वारा की गई? इसकी भी पहल की गई है IIRS के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं SDSC अर्थात सतीश धवन स्पेस सेंटर। जब SDSC की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1971 को इसकी स्थापना हुई और इसकी लोकेशन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। जबकि इसका पुराना नाम था सार। 2002 में यह नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसका मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है? प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित करना। कौन कौन से? PSLV, GSLV। तो इस प्रकार से अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट है इन पर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे RR सेट, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र। सबसे पहले बात करते हैं राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में RR सेट।
19 फरवरी 1984 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो सुख निवास गांव इंदौर में यह स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन रहकर कार्य करता है। वर्तमान में शंकर वी ना के इसके जो है चेयरमैन है। इसके अलावा यह लेजर पदार्थ के प्रसंस्करण में इंजीनियरिंग लेजर नैनो पार्टिकल्स का निर्माण करता है। यानी सीधी सी बात हम कह सकते हैं आरआरसीएच जो है यह इसका मुख्य कार्य है, या जो राजा रमन्ना अपना प्रौद्योगिकी केंद्र है, इसका मुख्य कार्य है लीजन के क्षेत्र में अनुसंधानात्मक कार्य को संपादित करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीआईएफआर की, अर्थात टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। इसके बारे में जो हम चर्चा करते हैं तो कुछ पॉइंट्स जो इसके बारे में महत्वपूर्ण है वो क्या क्या है। पहले तो इसकी स्थापना 1 जून 1945 को होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में है। अन्य इसके जो केंद्र हैं वो हैं पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन रहकर कार्य करता है। मुख्य कार्य क्या है? भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान कार्य। इसके अलावा इसकी उपलब्धि क्या क्या रही हैं, उपलब्धियां देख लेते हैं। तो परमाणु, भौतिक, कंप्यूटर विज्ञान, जैविक विज्ञान आदि क्षेत्र में अनुसंधान करना। भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम है TIFRAC अर्थात टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि किसने वितरित किए हैं ये भी हमें याद रखना है। और ये भारत का प्रथम कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर था ये। इसके अलावा रेडियो दूरबीन, एक प्रकार की रेडियो दूरबीन है जिसका नाम है GMRT अर्थात जायंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये क्या है? एक रेडियो दूरबीन है जो किसके द्वारा विकसित की गई? TIFR के द्वारा। इसके अलावा यह चार सुविधाएं प्रदान करता है। चार सुविधाएं, एक तो मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे महाराष्ट्र में, हाई एनर्जी कॉस्मिक रे प्रयोगशाला है तमिलनाडु में स्थापित की है, उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय ये आपको पचमढ़ी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, और नेशनल बैलून फैसिलिटी ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी। ये सब किस किस के फैसिलिटीज हैं? TIFR की, ये याद रखना है TIFR के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बार्क के बारे में। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। ये फुल फॉर्म अभी हमें याद रखने पड़ते हैं, अर्थात भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये भी परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा और होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा 3 जनवरी 1954 की हम बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे AET के रूप में इसकी स्थापना हुई। और 12 जनवरी 1956 को इसका नाम चेंज करके, किसने किया है नाम चेंज? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा बार्क कर दिया गया, तथा भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। रिएक्टरों के डिजाइन का अध्ययन, वर्तमान में भारत के सभी परमाणु ऊर्जा संसाधन एवं उद्योग केंद्र की जानकारी, ये इसके मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। साथ में इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो उपलब्धियों में अप्सरा जिसका पहला अनुसंधान रिएक्टर है जो कि 1956 में स्थापित किया गया। 1985 में ध्रुव, सारस, पूर्णिमा नाम के रिएक्टरों का निर्माण किया गया। और अब हमारा इसरो के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है वह है DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO का फुल फॉर्म है जो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा यह किस मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए रक्षा मंत्रालय। 1958 में DSO अर्थात डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष इसके DS कोठारी थे। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो अत्याधुनिक हथियार बनाना, सैनिकों के लिए उनके कल्याण के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना। कार्य क्या क्या है इसके मुख्य? तीनों सेनाओं की निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही DRDO का मुख्य कार्य है। और इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये आज का आदर्श वाक्य है DRDO। अब हम DRDO की कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं कि इसने किस क्षेत्र में क्या कार्य किया है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी में DRDO ने क्या काम किया। तो इसके लिए उसने अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइल, हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस, पिनाका, आकाश रडार आदि इतने रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपकरणों का निर्माण कर लिया है भारत ने, यानी रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से तो सुरक्षित है। उसके बाद दूसरा है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको IGMDP कहते हैं। इसकी स्थापना की थी पूर्व
राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 16 जुलाई 1983 को इन्होंने इसकी स्थापना की। उद्देश्य क्या था? मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत जो विकसित मिसाइल हैं उनमें है पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, अग्नि, आकाश। ध्यान रखना, S2S का मतलब है सरफेस टू सरफेस, अर्थात धरती से धरती में मार करने वाली। S2S ये भी है। S2A मतलब धरती से आकाश में वार करने वाली। तो ये सारी बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा डीआरडीओ ने बायोडाइजेस्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कार्य किया है, अर्थात स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार करने थी, जिससे जीवों को बायोगैस और पानी में परिवर्तित किया जा सके। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कि कानपुर में बन रही है। ड्रोन की बात करेंगे तो कुछ पंछी है, रुस्तम है, अभ्यास है, निशांत है। ये चंडीगढ़ प्रयोगशाला में जो है डेवलप किए गए हैं। ये क्या है? एक प्रकार के ड्रोन है। इसके अलावा हिमतापक, जिसको बुखारी भी कहा जाता है, यह केरोसिन, इसमें जो ईंधन के रूप में केरोसिन ईंधन का उपयोग किया जाता है। अस्मी क्या है? 9 mm की एक पिस्टल है, जो कि डीआरडीओ ने विकसित की है। एलोकल क्रीम क्या है? ये एक फिस्ट बाइट से बचाव हेतु। फिस्ट बाइट मतलब क्या होता है? सर्दियों में जो हमारे जवान होते हैं उनके पैरों की उंगलियों में कुछ फंगल इन्फेक्शन टाइप की या सूजन हो जाती है, गलने लगती है, उसको बोलते हैं फिस्ट ब्राइट। तो इससे बचने के लिए एक क्रीम का निर्माण किया डीआरडीओ ने, जिसका नाम है एलोकल क्रीम। एलोकल क्रीम की खास बात क्या है? कि ये एलोवेरा से बना हुआ है और ये घाव, किसी प्रकार का अल्सर हो रहा है उसको होने से बचाता है। इसके अलावा सोलर स्नो मेल्टर, पानी की समस्या दूर करने हेतु जो हमारे जवान हैं उनके पानी की समस्या दूर करने के लिए सोलर स्नो मेल्टर का निर्माण भी किसने किया? डीआरडीओ ने। इसके अलावा डीआरडीओ की और क्या उपलब्धियां हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अन्य उपलब्धियां हैं, इसने भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का निर्माण किया। निर्भर एक क्रूज मिसाइल है जो लंबी दूरी वाली है, उसका भी निर्माण किया। इसके अलावा प्रहार, पिनाका, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण किया है। टॉर्पीडो परमाणुअस्त्र का भी इसने निर्माण किया है, जो कि जमीन के अंदर पनडुब्बियों को खोजकर उसको मारने का प्रयास करती है। मलबे के अंदर दबे हुए और बोरवेल में फंसे हुए पीड़ितों की पहचान के लिए संजीवनी का निर्माण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। इसके अलावा कोविड-19 में जो पीपीटी किट थी, सैनिटाइजर था, मास्क था, ये भी सब किसने डेवलप किए थे? डीआरडीओ ने। तो इस प्रकार से हमारा डीआरडीओ फिनिश होता है। डीआरडीओ इंपॉर्टेंट है, इसरो के बाद ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा अगला जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है वो है CSIR, अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। इसकी स्थापना में जो मुख्य योगदान है वो ए रामास्वामी मुदालियर और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का है। यह भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है, याद रखेंगे ये वाला पॉइंट। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कार्य क्या है इसका? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में कार्य करना। उपलब्धियों के रूप में देखेंगे तो उपलब्धियों में कुछ ज्यादा खास नहीं है। एक तो दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर, जो विमान चालकों के लिए इसने बनाया। सोलर ट्री का निर्माण किया है इसने। पहले स्वदेशी लिथियम बैटरी का निर्माण डीआरडीओ ने किया है। शांबा मसूरी चावल जो है, जो बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधी होते हैं, उनका निर्माण किया है। मुक्ताश्री चावल जो आर्सेनिक दूसरे क्षेत्रों में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जेडीटी का, जो कि फुरवा रोग हेतु, जो कि पशुओं में होता है, उस रोग से बचाव हेतु इसका जो है डेवलपमेंट किया गया डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ के बारे में ये सारी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सॉरी, डीआरडीओ नहीं, ये अपना CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ICAR, अर्थात द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। स्थापना 1929। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट है इंसर्ट, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये फुल फॉर्म है इंसर्ट का। 2004 में नई दिल्ली में स्थापित की गई साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद है IGCR, अर्थात इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये 1971 में कलापक्कम तमिलनाडु में स्थापित है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, ये भी 1947 से अहमदाबाद में कार्यरत है। URSC अर्थात UR राव उपग्रह केंद्र, ये भी 1972 से बेंगलुरु में स्थित है। MFC मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र, जिसको हम बोलते हैं मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये 2005 में बनी भोपाल में, और हासन कर्नाटका में ये स्थित है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं गुलू जल बोर्ड, जो कि मुंबई में स्थित है। गुलू जल का मतलब होता है भारी बल, भारी जल, जिसको D2O कहा जाता है। भारत इसमें पहले पायदान पर है।
इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट हैं, जैसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि पूर्व सोवियत संघ ने छोड़ा। जीवित प्राणी जिसका नाम था लाइका कुतिया, उसको स्पुतनिक 2 के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वैलेंटीना तेरेश्कोवा। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर पहुंचे। 3 अप्रैल 1984 की बात है, पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में कदम रखा उनका नाम है राकेश शर्मा। कल्पना चावला 1977 की पहली भारतीय मूल की महिला थी जो अंतरिक्ष में एंटर हुई। मिसाइल वुमन कहा जाता है टेसी थॉमस को। वहीं ध्यान रखना, मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मिसाइल मैन कहा जाता है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। यहाँ पे देखिए ये लिखा है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वहीं हमने पूछा भी आपसे, मिसाइल मैन ऑफ, सॉरी, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कौन होगा? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? टेसी थॉमस। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के विभिन्न नाम होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट्स, ये यूएसए के अंतरिक्ष यात्री का नाम है। कॉस्मोनॉट्स ये रूस के, और व्योमोनॉट्स ये भारत के जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके नाम हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो हम और देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपसे और पूछे जा सकते हैं इसी संदर्भ में, तो हम यहाँ पे उनको एक एक से देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि भुवन क्या है? किसकी बात की है? भुवन की। कि भुवन क्या है? देखिए, जब हम भुवन के बारे में बात करते हैं, तो यह एक, जो हमारा इसरो है इसके द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर है जो कि इसरो द्वारा निर्मित है। इससे क्या होता है, देश के किसी भी क्षेत्र का जो आप 3D, जो 3D इमेज देखते हो ना, वो किसकी वजह से देख पा रहे हो? भुवन की वजह से। ठीक है। इसके अलावा हम सब जानते हैं सत्यभामा क्या है? एक एजुकेशन सैटेलाइट है। ये चेन्नई से छोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। इसके अलावा जैसे अभी हमने व्योमनॉट्स पढ़ा है, इसी से संबंधित एक टर्म है जिसका नाम है व्योम मित्र। ये क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है व्योम मित्र क्या है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? यह इसरो द्वारा निर्मित एक मानव युक्त गगन मिशन है। क्या है? मानव युक्त गगन मिशन है। क्या? व्योमित्र। तो मानव युक्त गगन मिशन है जो कि इसरो द्वारा डेवलप किया गया है, और यह एक अर्ध मानवीय रोबोट व्योमित्र को लॉन्च किया गया है। कैसा है? अर्ध मानवीय व्योमित्र। क्लियर है? तो ये दो तीन पॉइंट्स आपको और याद रखने थे। इसके अलावा हमने सब चीजें पढ़ ली हैं, जैसे मिसाइल्स, भारत की मिसाइल्स कौन सी हैं, स्वदेशी निर्मित हवाई जहाज कौन से हैं, ये सारी बातें हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। कुछ चीजें आपको और बताएं, जैसे तारपीडो, मैंने भी बताया टॉर्पीडो क्या होता है? पनडुब्बी से चलने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, टॉर्पीडो का। ठीक है। प्रोजेक्ट 75 अगर कभी आपसे पूछा जाए, तो ये फ्रांस के साथ मिलकर जो है पनडुब्बियों का विकास किया जा रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रोजेक्ट 75। तो जो प्रोजेक्ट 75 है, ये फ्रांस के साथ मिलकर जो है हम डेवलप कर रहे हैं पनडुब्बियों के विकास करने के लिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न आपसे और पूछे जाते हैं, उन पे और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है परमाणु परीक्षण के क्षेत्र में। देखिए, अगर भारत में पूछा जाए कि अपना पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया, तो आपको याद रखना पड़ेगा 18 मई 1974 को पहला परीक्षण किया। कहाँ पर किया? तो स्थान बताओगे आप? पोखरण। पोखरण। पोखरण कहाँ पर है? हम सब जानते हैं यह है राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। प्रथम परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ये कोड था पहले परमाणु परीक्षण का। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जो हमने सेकंड परमाणु परीक्षण किया था, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये कब किया था? 11 और 13 मई 1998 को ये परीक्षण किया गया था। ये भी स्थान क्या आएगा? स्थान वही रहेगा, पोखरण। कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो
हमारा यूनिट 7 के दोनों पॉइंट्स थे सिलेबस के, हमने पूरी तरह से इनको डिस्कस कर लिया है। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम एक दो दिन में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि विज्ञान एवं पर्यावरण स्वास्थ्य वाला जो यूनिट 7 वाला टॉपिक है, इसमें हमने पॉइंट्स नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आप किसी भी बुक से इसके एमसीक्यू सॉल्व करें, कुछ अदर फैक्ट मिलते हैं तो अपने नोट में एड्स करें उन पॉइंट्स को, बार बार इनका रिवीजन करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।